सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए लिंक को। प्लीज़ लिंक को अपने स्टेटस पे लगा लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। जेट की क्लास में भी आज जब जेट का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें भी खास स्टूडेंट नहीं थे, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं अगर अब स्टूडेंट की संख्या इंक्रीज नहीं हुई तो फिर आगे क्लासेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे जब तक स्टूडेंट नहीं मिलते मुझे संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए स्टूडेंट जितने ज़्यादा आएंगे उतने ही आपको फ़ायदा रहेगा। अगर इसमें से कोई न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ न्यू स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव क्लास का हिस्सा आप बहुत जल्दी बन सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। एग्रीकल्चर सेगमेंट का पेपर सॉल्व करेंगे हम। बीएचयू का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए पोमग्रेनेट का मतलब होता है अनार, लेकिन नीचे दिया गया है शरीफा, और शरीफा क्या होता है? शरीफा होता है सीताफल। तो ना तो इसमें पोमग्रेनेट की फैमिली दे रखी है ना इसमें सीताफल की फैमिली दे रखी है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मिसप्रिंटिंग है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। जो पोमग्रेनेट की फैमिली होती है वो तो होती है प्यूनिकेसी। कौन सी होती है? प्यूनिकेसी होती है। और जो शरीफा होता है हमारा सीताफल, उसकी फैमिली होती है एनोनेसी। तो ये क्वेश्चन तो हमारा गया। अगला सवाल देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वैसे भी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, परसेंटेज ऑफ विटामिन ए इज हायर इज। बताइए जल्दी से, किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी बैंगन और ऑप्शन डी प्याज। सबसे ज़्यादा पूछा है, सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? गाजर, टमाटर, बैंगन या प्याज? जिसने ऑप्शन ए गाजर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? गाजर के अंदर पाया जाता है। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है बारबेडोस चेरी। अगर बारबेडोस चेरी ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर आएगा आंवला। तो क्वेश्चन पीछे जो कल मैंने सॉल्व करवाया था उसमें सवाल था कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना गया है, तो उसमें आंसर था बारबेडोस चेरी। तो अगर आपने पढ़ा होगा या क्लास अटेंड करी होगी तो आपको याद होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा है हमसे, इटावा अग्रणी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। इटावा पायलट प्रोजेक्ट पूछा है यहाँ पर, कब स्टार्ट हुआ था? 1948, 1950, 1952 या 1960? बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जिसने इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जवाब दिया है 1948 बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो 1948 में स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार पहले भी आ चुका है। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं IRDP, वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन डी सी है हमारा 1978 और ऑप्शन डी है 1980। बताइए जल्दी से, समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP कब चालू हुई थी? जवाब दीजिए, ए बी सी या डी। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है IRDP का 1978 बिल्कुल सही जवाब है। जो IRDP स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1978 में स्टार्ट हुई थी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इम्फाल मणिपुर में है। और उसके कुलपति कौन है? अब जब ये पेपर हुआ था तब पता नहीं कौन था, तो उसको याद रखने से कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के सवाल। अब जो लेटेस्ट का डाटा है वो आएगा आपका। तो देखिए मैं इसमें आपको वैसे ही कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो सबसे पहला जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर खोला गया था? इम्फाल मणिपुर में खोला गया था। और हाल ही में अभी कुछ वर्षों में दो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और खोल दिए गए हैं, जिसमें से एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय तो आपको मिलेगा सीधा समस्तीपुर बिहार में, और एक मिलेगा आपको झांसी उत्तर प्रदेश में। तो अब आपको पूछ ले कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 3 हो चुकी है, एक नहीं है 3 हो चुकी है। तो अगर आपकी कोई बुक पुरानी है या नोट्स पुराने हैं और उसमें आपको वहाँ पर एक ही लिखा हुआ है तो उसको चेंज कर लेना। अगला सवाल देखिए क्या है। ये सवाल 3 बार आ चुका है, 3 बार इस सवाल को, ये जो नेक्स्ट है 160 वाला, ये 3 बार पूछा जा चुका है BHU के एग्जाम में।
क्या पूछा है, रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष प्रारंभ हुआ या स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी है हमारा 1980 और डी है 1985। बताइए जल्दी से, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, जवाब दीजिए जल्दी से। जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी भी बोलते हैं इसको। जिसने 1975 जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में हुई थी। 2 बार पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल, इसलिए इसको पक्का कर लेना, आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सुटेबल फॉर लाइट सॉइल। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन ए है हमारी मूंगफली, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी चावल। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कौन सी फसल है हल्की मिट्टी के लिए, लाइट सॉइल के लिए कौन सी उपयुक्त मानी जाएगी। जिसने मूंगफली जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो मूंगफली होती है वो क्या होती है, लाइट सॉइल क्रॉप होती है या हल्की मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल होती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ए पल्सेस क्रॉप इन इंडिया। वापस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल नहीं है। भारत में दलहनी फसल कौन सी फसल नहीं है। ऑप्शन ए चना, चना दलहनी फसल है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी सोयाबीन, सोयाबीन दलहनी भी है और तिलहनी भी है। ऑप्शन सी राजमा, राजमा दलहनी भी है। और ऑप्शन डी है मटर, तो मटर भी दलहनी है, राजमा भी दलहनी है, चना भी दलहनी है। लेकिन जो हमारी सोयाबीन है वो दलहनी फसल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सोयाबीन का हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो सोयाबीन हमारी क्या हो जाएगी, सोयाबीन दलहनी फसल नहीं है, ये तिलहनी फसल है। वैसे इसको दोनों ही माना जाता है, दलहनी और तिलहनी दोनों ही माना जाता है, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये सवाल सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है। धान का मतलब यहाँ राइस से। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कल भी बताया था ये सवाल मैंने और बताता ही रहता हूँ ये सवाल। क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। सबसे अधिक धान का उत्पादन भारत में किस राज्य के अंदर होता है, जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड है, ये सवाल भी पहले आ चुका है। द आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ पल्सेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड एट। बताना है आपको कहाँ पर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दाल अनुसंधान संस्थान पूछा है आपसे, कहाँ पर है, कानपुर में, जयपुर में, नागपुर में या नई दिल्ली में। ये सवाल भी रिपीटेड है, पहले आ चुका है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, बताइए जल्दी से कहाँ पर है। जिसने कानपुर जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आप नागपुर से होते हुए कानपुर की तरफ चले जाओगे तो रास्ते में आपको क्या मिलेगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मिलेगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कल्टिवेटेड राइस इन रबी सीजन। क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जो रबी मौसम में भी क्या करता है, धान की खेती करता है। तो रबी मौसम में धान की खेती करने वाला राज्य बताना है। उड़ीसा, ओडिशा हो गया, अब जल्दी से। पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, क्या होगा इसका जवाब। निम्न में से कौन सा राज्य रबी मौसम में उगाता है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है ओडिशा, बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा राज्य रबी मौसम में धान की खेती करता है, ओडिशा राज्य करता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अब आपको सही बताऊंगा मैं। यहाँ पर पूछा गया है ओपन पॉलिनेटेड टेक्स्ट फ्लेक्स इन। यहाँ पर पूछा गया है किस फसल में पर परागण होता है, किस फसल में पर परागण होता है। अब ऑप्शन देखिए, धान, फिर बी है मेज, फिर सी है वीट और डी है हमारा पी। बताइए जल्दी से, ओपन पॉलिनेटेड टेक्स्ट फ्लेक्स इन, पर परागण करने वाली फसल के नाम बताना है आपको, जल्दी से बताइए।
जिसने मक्का जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जिसने मक्का जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब। मक्का क्या करता है? मक्का एक परपरागित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एम्फीफ्लॉइडी। क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एम्फीफ्लॉइडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एम्फीफ्लॉइड फसल है। एम्फीफ्लॉइड फसल पूछा है, धान, मक्का, गेहूं या मटर, बताइए जल्दी से। एम्फीफ्लॉइड पूछा है यहाँ पर, एम्फीफ्लॉइड का आंसर देना है आपको, धान, मक्का, गेहूं या मटर, पेडी, मेज, व्हीट या पी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिसने जवाब दिया है मटर बिल्कुल सही जवाब है। जो मटर है वो क्या है? एक एम्फीफ्लॉइड क्रॉप है, एम्फीफ्लॉइड क्रॉप है। अगला सवाल देखिए क्या है, द प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इम्फाल मणिपुर। जो ऊपर हिंदी में सवाल था उसका यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ आया है, तो वो सवाल हमें पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन है डीएपी में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस प्रेजेंट इन डीएपी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, फास्फोरिक एसिड, फॉस्फेट या ऑल ऑफ दीज, बताइए जल्दी से। फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, फास्फाइड या उपरोक्त सभी। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है फास्फोरिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। जो डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है वो फास्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। आलू में अगेती ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है हमारा फफूंदी, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है विषाणु और ऑप्शन डी है नीमेटोड, बताइए जल्दी से। आलू में अगेती, अंगमारी या अर्ली ब्लाइट बताना है आपको, किससे होता है? जीवाणु, फफूंद, विषाणु या नीमेटोड। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है फफूंदी बिल्कुल सही जवाब है। जो आलू में अगेती अंगमारी रोग होता है या अर्ली ब्लाइट होता है वो किसके द्वारा होता है? फफूंदी के द्वारा होता है। फफूंद को हम बोलते हैं फंगस या फंजाई के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना जो फफूंद होता है उसके द्वारा क्या होता है? अर्ली ब्लाइट होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है माल फॉर्मेशन डिजीज इज कॉमन इन। क्या पूछा है? माल फॉर्मेशन डिजीज इज कॉमन इन। विकृत माल फॉर्मेशन रोग किसमें पैदा होता है या किसमें अधिक पाया जाता है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन ए केला, बी आम, सी अमरूद और डी नारियल, कोकोनट, गुआवा, मैंगो और बनाना, बताइए जल्दी से। माल फॉर्मेशन, जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है मैंगो बिल्कुल सही जवाब है। जो माल फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है? मैंगो के अंदर होता है। माल फॉर्मेशन, मैंगो माल फॉर्मेशन के नाम से इसको जानते हैं, तो ध्यान रखना मैंगो माल फॉर्मेशन का नाम आते ही सीधा आम को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, मोलिक्यूलर ब्रीडिंग हेल्प्स प्लांट ब्रीडिंग इज इम्प्रूवमेंट इन ए पॉपुलर वेराइटी, डेवलपिंग कंप्लीट ए न्यू वेराइटी, डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक्स और नन ऑफ दिस। ये हिंदी में थे, इंग्लिश में थे, अब हिंदी में देखिए क्या पूछा है। हिंदी में पूछा है यहाँ पर आणविक प्रजनन, मोलिक्यूलर ब्रीडिंग पादप प्रजनन को किस प्रकार से सहायता करती है। लोकप्रिय किस्मों के सुधार में, दूसरा है बिल्कुल नई किस्में बनाने में, तीसरा है ट्रांसजेनिक बनाने में, चौथा है इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। आणविक प्रजनन, मोलिक्यूलर ब्रीडिंग, क्या होगा इसका जवाब मोलिक्यूलर ब्रीडिंग का। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है लोकप्रिय किस्मों के बिल्कुल नई किस्में बनाने में बिल्कुल सही जवाब है। जो बिल्कुल नई किस्में बनाई जाती है वो मोलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा बनाई जाती है। किसके से बनाई जाती है? मोलिक्यूलर ब्रीडिंग से बनाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट है खेरा डिजीज इन राइस इज कॉज्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। खेरा डिजीज, धान में खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जीवाणु से, जिंक की कमी से, बोरोन की कमी से या फफूंद से, बताइए जल्दी से। धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? द खेरा डिजीज इज डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है जिंक की कमी से, बिल्कुल सही जवाब है। धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, अल्टरनेरिया ब्लाइट इज मस्टर्ड इन मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय। सरसों में पर्ण अंगमारी या अल्टरनेरिया ब्लाइट किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी है हमारा फफूंदी से और ऑप्शन डी है नेमेटोड से, बताइए जल्दी से। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या नेमेटोड। सरसों में पर्ण अंगमारी किससे होगा?
इससे पहले भी एक अल्टरनेरिया ब्लाइट आ चुका है, उसका आंसर फफूंद था। अब यहाँ इसका बताना है आपको। जिसने फंगस या फफूंदी जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है वो किससे होता है? फफूंद से होता है, फंगस से होता है, फफूंद या फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा या फेलोजन। बताइए जल्दी से, पत्तों द्वारा बना खाना किसके द्वारा पौधों के सभी अंगों में भेजा जाता है? ऑप्शन ए जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा या फ्लोजन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? फ्लोएम को दारू, जाइलम को दारू उत्तक के नाम से जाना जाता है। जिसने फ्लोएम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पत्तों द्वारा बना खाना फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाएगा? पौधों के सभी अंगों में पहुंचाया जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ द फ्रूट। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फल पकते हैं, किसके कारण फल पकते हैं बताना है आपको। फल पकने के लिए इथाइलिन, इथेनॉल, एसिटिक एसिड या फिर जिब्रेलिक एसिड। बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब इसका? निम्नलिखित में से फल किसके द्वारा पकते हैं? एथिलीन, इथेनॉल, एसिटिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड। ABCD 1 2 3 4। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एथिलीन बिल्कुल सही जवाब है। एथिलीन के द्वारा क्या होता है? फलों को पकाया जाता है। एथिलीन के द्वारा हमेशा फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गोल्डन राइस इज नोन फॉर। सुनहरा चावल गोल्डन राइस किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अधिक विटामिन ए के कारण, ऑप्शन बी अधिक विटामिन के लिए, ऑप्शन सी अधिक कैल्शियम के लिए, ऑप्शन और डी है अधिक जिंक के लिए। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? सुनहरा चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर जिंक। जिसने विटामिन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो गोल्डन राइस होता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसको बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है, ट्रांसजेनिक क्रॉप की वेराइटी, ट्रांसजेनिक वेराइटी है। और इसका जो विकसित किया था इसको, वो इग्नोपोट्रिक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? इग्नोपोट्रिक नाम के साइंटिस्ट ने विकसित किया था। अगला सवाल देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। पूछा है मलिका इज ए वेराइटी ऑफ, मलिका इज ए वेराइटी ऑफ एप्पल, मैंगो, फिर इसके बाद में लीची और पपाया। मलिका किसकी प्रजाति है? सेब की, आम की, लीची की या फिर पपीते की। बताइए जल्दी से मलिका किसकी प्रजाति है? मल्लिका, मल्लिका है मल्लिका। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी आम का, बिल्कुल सही जवाब है। जो मल्लिका वैरायटी है वो किसकी है? आम की वैरायटी मानी जाती है। अगला सवाल है, इफ ए जीन फ्रॉम फिश इंट्रोड्यूस्ड इनटू राइस देन दिस राइस प्लांट विल बी नोन एज। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, देखिए क्या पूछा है, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। क्वेश्चन है, यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिया जाए तो वह पौधा या धान का वह पौधा क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए उत्परिवर्तित पौधा, ऑप्शन बी संकर पौधा, ऑप्शन सी है हमारा डबल हैप्लॉइड पौधा और ऑप्शन डी है ट्रांसजेनिक पौधा। बताइए जल्दी से क्या होगा? उत्परिवर्तित पौधा, संकर पौधा, डबल हैप्लॉइड पौधा या ट्रांसजेनिक पौधा, क्या होगा इसका जवाब? यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिया जाए तो क्या होगा? जिसने जवाब दिया है ट्रांसजेनिक पौधा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ट्रांसजेनिक पौधा ही होगा इसका। तो यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिया जाए तो वह धान का पौधा क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक पौधा कहलाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्रॉप बिलोंग्स टू ब्रेसिका जुन्सिया इज। पूछा है कि कौन सी फसल ब्रेसिका जुन्सिया के अंतर्गत आती है, या ब्रेसिका जुन्सिया किसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, सी राई और डी है हमारा पीली सरसों। बताइए जल्दी से ब्रेसिका जुन्सिया क्या होगी? ब्रेसिका जुन्सिया बताना है आपको, गेहूं, धान, राई या पीली सरसों। जिसने राई जवाब दिया है ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल सही जवाब है।
जो धान होता है, जो ब्रेसिका जुन्सिया होती है वो क्या कहलाती है? राई कहलाती है। या राई का वानस्पतिक जो नाम है वो क्या है? ब्रेसिका जुन्सिया है। तो ध्यान रखना, राई का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका जुन्सिया है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, थोड़ा इसको जूम इन कर आउट कर लेते हैं। देखो क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन वापस से वही आ गया है। अब पता नहीं कौन सा वैज्ञानिक था उस समय महानिदेशक, उसका कोई वो नहीं है, पेपर पुराना है थोड़ा, तो उस समय अलग था और ये तो हर साल चेंज हो जाते हैं, तो इसको हम याद नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम न्यू डाटा पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है म्यूटेशन इज जनरली, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता है, कैसे होता है, किस प्रकार का होता है? देखिए क्या पूछा गया है, उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है? ऑप्शन ए अप्रभावी तथा नुकसानदेह, ऑप्शन बी प्रभावी तथा नुकसानदेह, ऑप्शन सी प्रभावी व उपयोगी, ऑप्शन डी है प्रभावी तथा अप्रभावी तथा उपयोगी। बताना है आपको ए, बी, सी या डी। उत्परिवर्तन कैसा होता है? उत्परिवर्तन जब होता है तो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है प्रभावी तथा नुकसानदेह, बिल्कुल सही जवाब है। जो उत्परिवर्तन होता है वो प्रभावी तथा नुकसानदेह होता है, उसका प्रभाव भी दिखाता है और उस प्रभाव से हमें नुकसान भी होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, या हाइब्रिड राइस के फादर बताने हैं आपको। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, या कौन है जो संकर धान के जनक माने जाते हैं? युआन लोंगपिंग है, या फिर मेंडल है, या फिर रिचारिया है, या जीएस खुश है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी, डी। युआन लोंगपिंग जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो धान का जनक माना जाता है, धान का जनक माना जाता है, वो कौन माना जाता है? युआन लोंगपिंग, युआन लोंगपिंग माना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर घुसाने की क्या जरूरत थी, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से इसको डाल दिया यहाँ पर। निम्न में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? तो गुणसूत्र क्रोमोसोम और सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम, या फिर क्लोरोप्लास्ट। बताइए, बिल्कुल इजी सवाल है, बता सकते हो आप, क्या होगा इसका जवाब? कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट। जिसने ऑप्शन ए बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या कहते हैं? सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है, और ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर श्वसन होता है और श्वसन के दौरान एटीपी ऊर्जा बनती है, और वो एटीपी ऊर्जा ग्लूकोज और एटीपी ऊर्जा क्या करती है? शरीर को चलाने में सहायक होती है। तो सूत्र कणिका कहाँ पाई जाती है? कोशिका के अंदर पाई जाती है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। क्या पूछा है? विच वन ऑफ द एज ए बायो फर्टिलाइजर किसको इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद के रूप में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा राइजोबियम कल्चर, ऑप्शन बी है ट्राइगोडर्मा, ऑप्शन सी है एजोला, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है आपको राइजोबियम कल्चर, ट्राइगोडर्मा, एजोला या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से। जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जो राइजोबियम कल्चर होता है, एजोला और ट्राइगोडर्मा होता है, इन तीनों का इस्तेमाल हम जैविक खाद के रूप में करते हैं। तीनों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हम जैविक खाद के रूप में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए अगला सवाल क्या है, फिर से नेक्स्ट बायो से है अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन पूछा है यूरेसिल इज प्रेजेंट इन। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? टेस्ट सीरीज में आपसे 2 या 3 बार इस सवाल को मैं पूछ चुका हूं। जो बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज होती है उसमें मैं आपसे पूछ चुका हूं ये सवाल बार बार। आरएनए, डीएनए, बोथ, नन ऑफ दिस। जिसने जवाब दिया है आरएनए, बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। जब आपने डीएनए आरएनए में अंतर पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक अंतर ये भी पढ़ा होगा आपने कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और डीएनए में पिरिमिडीन क्षारक थायमीन पाया जाता है,
और आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, ब्राउनिंग सिम्टम्स इज कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है। जो एग्रीकल्चर की क्लास लगी थी उसमें मैंने 2 बार बताया था, आपको 2 बार इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक भी अच्छी तरीके से मुझे याद है, मैंने क्या ट्रिक बताई थी। अगर कोई स्टूडेंट है तो बता सकता है तो बताइए। देखो मैं बता देता हूँ वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है तो धीरे धीरे याद होता है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। देखो फूल गोभी में भूरापन पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है, देखो ब्राउनिंग किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी बी से ही स्टार्ट होगा। तो बताइए क्या आंसर होगा। जिसने बी जवाब दिया है बोरोन, बिल्कुल सही जवाब है। तो ब्राउनिंग किससे होता है, ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होता है। तो ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और बी से ब्राउनिंग, बी से बोरोन, इस तरीके से आप को रिलेट करके, जितना अपनी नॉर्मल लाइफ में को रिलेट करके और फनी सी क्रेजी से ट्रिक बना के याद करोगे, उतना ही आपको जल्दी याद होगा और कभी भूलोगे भी नहीं आप। तो इस प्रकार से पढ़िए, चाहे फनी मूवमेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे जाके स्टेज पे जाके बोलना थोड़ी है, आपको तो अपने मन में याद रखना है सिर्फ, ताकि आसानी से आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आंसर याद आ सके। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, पीजीपीआर इज कंसर्न विथ, यहाँ पर पूछा है कि पीजीपीआर किससे तात्पर्य रखता है। ऑप्शन ए पौधों में लाभदायक जीवाणु, ऑप्शन बी पौधों में नुकसानदेह जीवाणु, ऑप्शन सी पौधों में लाभदायक फफूंद, और ऑप्शन डी पौधों में नुकसानदेह फफूंद। बताइए जल्दी से, पीजीपीआर किससे तात्पर्य रखता है। पौधों में लाभदायक जीवाणु, नुकसानदेह जीवाणु, लाभदायक फफूंद, या फिर नुकसानदेह फफूंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ए बी सी डी। जिसने जवाब दिया है बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन प्लांट, या फिर लाभदायक जीवाणु पौधों के अंदर, बिल्कुल सही जवाब है। जो पीजीपीआर होते हैं वो क्या होते हैं, पौधों के अंदर लाभदायक जीवाणु होते हैं। ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इतने कम आएंगे तो फिर आगे क्लास अब शायद ही हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रोन सूटेबल एज एन इंटरक्रॉप विच वीट, शुगर कैन, पिजन पी, पोटैटो, मस्टर्ड। निम्न में से कौन गेहूं के साथ अंतः फसल या इंटरक्रॉप के रूप में लगाया जा सकता है। ऑप्शन गन्ना, अरहर, आलू या राई। बताइए गेहूं के साथ इंटरक्रॉपिंग में किसको उगाएंगे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब बता देता हूं, जैसे गेहूं की 2 लाइनें बो दी, 2 लाइनों के बीच में एक किसी तीसरी फसल की लाइन बोना अंतः फसल या इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। बताइए जल्दी से कौन सी होगी, गन्ना, अरहर, आलू या राई। इंटरक्रॉपिंग कौन सी होगी, गन्ना, अरहर, आलू या राई। जिसने जवाब दिया है राई, बिल्कुल सही जवाब है। जो राई होता है उसे इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, राई को इंटरक्रॉपिंग जब गेहूं की फसल उगाते हैं तो उसके अंदर उगाते हैं उसको। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है, द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। बताइए जल्दी से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा है, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बताना है आपको कहाँ पर है, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या लखनऊ। जिसने जवाब दिया है नई दिल्ली में, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। आईसीआर और आईएआरआई दोनों कहाँ पर हैं, नई दिल्ली के अंदर हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, फिर से एंटोमोलॉजी का सवाल है, ग्रास हॉपर बिलोंग्स टू द ऑर्डर। क्या पूछा है, ग्रास हॉपर बिलोंग्स टू द ऑर्डर। ऑप्शन ए लेपिडोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा या बोलोप्टेरा। बताइए जल्दी से, टिड्डा किस ऑर्डर का जीव है, टिड्डे का ऑर्डर बताना है आपको, लेपिडोप्टेरा, आर्थोप्टेरा या फिर आइसोप्टेरा या फिर ब्लेटोडेरा। ये मिसप्रिंट हो रखा है, पता नहीं क्या। जिसका आंसर बताइए, जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है आर्थोप्टेरा, बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्रास हॉपर होता है उसकी ऑर्डर या उसका जो गण या उसका ऑर्डर है वो क्या है, गण कहते हैं ऑर्डर को, तो गण कौन सा हो जाएगा, आर्थोप्टेरा हो जाएगा। गण कौन सा हो जाएगा, आर्थोप्टेरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि अभी टिड्डे का क्या हो रहा है, टिड्डे का भी प्रकोप भी हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से याद कर लेना, टिड्डी के बारे में सारी जानकारी, क्या क्या इसका वैज्ञानिक नाम होता है, कितने प्रकार होते हैं, कौन सा गण है, कौन सा ऑर्डर है, क्या क्या खाता है ये, किस प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, सब कुछ याद कर लेना। इससे रिलेटेड एक सवाल आएगा राजस्थान जेट में तो जरूर आएगा। अगला सवाल पूछा गया है, एसआरआई इज ए मेथड ऑफ,
पूछा है श्री किसकी विधि है? श्री SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बताना है आपको जल्दी से। क्या है इसका जवाब? श्री किसकी विधि है? ऑप्शन ए धान की खेती, ऑप्शन बी तोरिया की खेती, ऑप्शन सी गेहूं की खेती और ऑप्शन डी गन्ने की खेती। बताइए धान किसकी विधि, ये श्री किसकी विधि है? पेडी कल्टीवेशन, रेपसीड कल्टीवेशन, शुगर कैन कल्टीवेशन या फिर वीट कल्टीवेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिसने जवाब दिया है धान की खेती, बिल्कुल सही जवाब है। जो धान की पौध तैयार करने की विधि है वो कौन सी कहलाती है? श्री तकनीक कहलाती है, SRI तकनीक कहलाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। कहाँ से निकली है ये? मेडागास्कर देश से निकली है। अगला सवाल देखिए क्या है? एफिड इज ए मेजर पेस्ट या मेजर प्रॉब्लम ऑफ। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एफिड इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ या माही या एफिड जो कीट है वो किस फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए है गेहूं, बी सरसों, सी पी या मटर और डी है हमारा जौ। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा? एफिड किसका कीट है? गेहूं का है, सरसों का है या जौ का है? गेहूं, सरसों या फिर जौ? आंसर दीजिए। एफिड इज ए मेजर पेस्ट प्रॉब्लम ऑफ। जिसने सरसों जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो एफिड है या माहू होता है वो किसका कीट होता है? सरसों का होता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड इज द मेन क्रॉप ऑफ द एफिड। एफिड को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन पूछा है टिटिकम एस्टिवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। टिटिकम एस्टिवम किसका वानस्पतिक नाम है? धान का है, मक्का का है, गेहूं का है या जवार का है? बताइए जल्दी से किसका है? टिटिकम एस्टिवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ धान, मक्का, गेहूं या फिर जवार। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जिसने जवाब दिया है धान गेहूं बिल्कुल सही जवाब है। जो टिटिकम एस्टिवम है वो किसका है? गेहूं का वानस्पतिक नाम है। बिल्कुल इजी सा सवाल है लेकिन कुछ इजी से सवाल भी आएंगे। जब आपका पेपर होता है तो देखिए क्या होता है, पेपर के 4 सेगमेंट बनाए जाते हैं। ये ऑप्शन है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सच में ही 4 सेगमेंट बनाए जाते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। एक तो होगा बिल्कुल इजी, इतना इजी सवाल होंगे एक सेगमेंट में तो कि कोई भी कर देगा, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो कर दोगे। फिर उसके बाद में एक होगा थोड़ा टफ, जो लगभग आधे बच्चे कर पाएंगे, आधे नहीं कर पाएंगे। और फिर होगा उससे भी ज़्यादा टफ, जो वो ही कर पाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी, उन सवालों को सिर्फ वो ही कर पाएंगे। और एक होगा बहुत से भी बहुत ज़्यादा टफ, जो आप कितना भी पढ़ लो उसको कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो इसमें जैसे 3 सेगमेंट होता है तो इसमें थोड़ा सा कचरा बाहर होगा, फिर इसमें लगभग आधा बाहर हो जाएगा, फिर इसमें वो बच्चे बचेंगे जिनका सिलेक्शन होना है, फिर इसमें वो बच्चे बचेंगे जो इस सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो 4-5 सेगमेंट में होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ सवाल तो बहुत ईजी पूछे जाते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो ये पेपर बनाने की पॉलिसी होती है, कभी बताएंगे आपको जब लाइव बातचीत करेंगे तब। अगला सवाल देखिए क्या है? नीलम एंड दशहरी आर द प्रेजेंट वेराइटी ऑफ। क्वेश्चन पूछा है कि नीलम व दशहरी आम के किन किस्मों के माता पिता हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि नीलम और दशहरी जो किस्म विकसित की गई है वो किन किन किस्मों से विकसित की गई है, या आम की किन किन वेराइटीज से डेवलप की गई है। आंसर बताइए। ऑप्शन ए है हमारा मलिका और आम्रपाली, ऑप्शन बी है मलिका और लंगड़ा, ऑप्शन सी है लंगड़ा और अल्फांसो और ऑप्शन डी है आम्रपाली और लंगड़ा। बताइए जल्दी से 1, 2, 3 या फिर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल है, आ सकता है वापस, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ICR हो, AIEEE हो, कोई सा भी हो, CGPAT हो, आएगा सवाल तो आएगा, पक्का आएगा। ये सवाल है ही इतना इंपॉर्टेंट। जिसने जवाब दिया है मलिका व आम्रपाली, बिल्कुल सही जवाब है। जो नीलम और दशहरी से क्रॉस करवाया गया था उनसे कौन कौन सी निकली थी? मलिका और आम्रपाली निकली थी। अब कैसे निकली थी? देखो, नीलम और दशहरी को पहले क्रॉस करवाया जिसमें नीलम का मेल था और दशहरी का फीमेल था, तो उससे निकला मलिका। ठीक है, फिर उसके बाद में दशहरी का मेल था और नीलम का फीमेल था, फिर उससे निकली आम्रपाली। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसे फर्क पड़ता है क्या? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ों का। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ है। और नीलम और दशहरी, मलिका और आम्रपाली है। ध्यान रखना इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, आशीर्वाद इज द वेराइटी ऑफ। आशीर्वाद किस फल की किस्म है? राई, तिल या फिर लिनसीड या फिर मूंगफली। बताइए आशीर्वाद किसकी है? आशीर्वाद ब्लेसिंग्स इज द वैरायटी ऑफ। ब्लेसिंग्स नहीं है, वैसे आशीर्वाद ही है, यहाँ पर मजाक कर रहा था मैं तो। आशीर्वाद किसकी वैरायटी है? ऑप्शन दीजिए जल्दी से बताइए। जिसने मूंगफली जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो आशीर्वाद वैरायटी है वो किसकी है? मूंगफली की है। आशीर्वाद किसकी वैरायटी है? मूंगफली की वैरायटी है। अगला सवाल देखिए क्या है? विच क्रॉप इज बीइंग यूज्ड एज
ग्रीन मैन्योरिंग। क्वेश्चन देखिए हिंदी में क्या है, कौन सी फसल हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है? कौन सी फसल हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है? बताइए जल्दी से, हरी खाद के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? गन्ने का, ढेंचा का, धान का या मक्का का? जिसने ढेंचा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो ढेंचा होता है उसका उपयोग हम हरी खाद के रूप में करते हैं। देखो अब कैसे करते हैं, हरी खाद का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि जिस खेत में हमको हरी खाद देनी होती है उस खेत का चुनाव कर लिया। चुनाव करने के बाद में उस खेत में हम क्या कर देते हैं, ये ढेंचे की फसल को उगा दी। ढेंचे की फसल को उगाने के बाद में हम उसका आराम से खरपतवार वगैरह कोई नियंत्रित कुछ भी नहीं करते हैं। फिर जब फसल फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाती है, फूल आने की अवस्था पर आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो मिट्टी पलटने वाला हल होता है उस हल से उस ढेंचे की फसल को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, जिससे इसके अंदर पाए जाने वाले जीवाणु, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु इसको डीकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, सड़ा देते हैं। और सड़ने के बाद ये क्या करती है, ये पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है या मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे आगे जो फसल हम बोते हैं उस फसल को उसका फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार से हरी फसल या हरी खाद उगाई जाती है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, एक न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, बता दूं आपको, बिल्कुल फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड? कल जो पेपर सॉल्व करवाया था, सॉरी कल नहीं, परसों जो पेपर सॉल्व करवाया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और देखिए आज वापस से रिपीटेड है। तो इसीलिए कहता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे फायदा होगा। सूक्ष्म पोषक तत्व, ऑप्शन जिंक, सल्फर, लोहा या बोरोन? बताइए जल्दी से, जिंक, सल्फर, लोहा या बोरोन, कौन सा तत्व होता है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला सल्फर, बिल्कुल सही जवाब है। जो सल्फर तत्व होता है वो क्या करता है, सल्फर तत्व हमेशा सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। जिंक भी बढ़ाता है, जिंक भी सही हो सकता है, जिंक के अंदर ही सल्फर पाया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर, यहाँ पर अलग से सल्फर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सल्फर ऑप्शन में नहीं है तो जिंक राइट कर दीजिएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज अवेलेबल इन व्हीट ग्रेन? गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत कितनी होती है? प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा बतानी है, 9 से 13, 15 से 20, 22 से 25 या फिर 28 से 30%। बताइए क्या होगा इसका जवाब, क्या दे पाएंगे आप? गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा बतानी है, कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4? जिसने ऑप्शन 1 जवाब दिया है 9 से 13%, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 9 से 13% होगी। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा खराब है, स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेल्प टू फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल्स? क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल? निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है? बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल भी है, प्रॉब्लम भी है, क्योंकि राजमा को देखो, मक्का, चावल और गन्ना नहीं होता है, ये तीनों ही दलहनी फसलें नहीं हैं, और राजमा दलहनी फसल है तो ये क्या करेगी, दलहनी फसल है, ये क्या करेगी, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। लेकिन कहीं कहीं पर दिया गया है, दर्शाया गया है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है राजमा। राजमा क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। फिर भी आप अगर राजमा आए तो राजमा को राइट कर दीजिएगा। अगर राजमा के अलावा कोई सी भी दलहनी फसल आ जाती है फिर आपको उस दलहनी फसल को क्लिक करना है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, फॉर रिक्लेमिंग ऑफ एल्केलाइन सॉइल आर वी यूज्ड? क्षारीय मृदा सुधारने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम, चूना, यूरिया या म्यूरेट ऑफ पोटाश? इंपॉर्टेंट है, पहले आया था, पहले अम्लीय का आया था, अब क्षारीय का आ गया। बताइए क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का किया जाता है। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका करेंगे, बताइए जल्दी से। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? जिसने जिप्सम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। क्षारीय मृदा को सुधारने हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा को सुधारने हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज? हिंदी में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, सहसंबंध गुणांक रेंज क्या है?
सहसंबंध गुणांक रेंज क्या है? तो जो इसका आंसर है बताइए जल्दी से, अगर आता है तो आपको। अनंत से, माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस 1 से प्लस 1, 0 से 1, 1 से 2। जिसने बी जवाब दिया है माइनस 1 से प्लस 1, बिल्कुल सही जवाब है। जो सहसंबंध गुणांक होता है जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? माइनस 1 से प्लस 1, -1 to +1। इंपॉर्टेंट है, वापस आएगा ये तो। पूसा नन्ना इज द वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, पूसा नन्ना किस फल की प्रजाति है? आम की, पपीता की, अमरूद की या फिर नारियल की? बताइए जल्दी से, पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? आम, पपीता, अमरूद या फिर नारियल? रियल या फिर नारियल? जिसने जवाब दिया है पूसा नन्ना पपीते की, बिल्कुल सही जवाब है। ये पपीता की किचन गार्डन या फिर गृह वाटिका में उगाने हेतु उपयुक्त किस्म है। बहुत छोटी सी होती है और आराम से आप आपके किचन गार्डन में या आपके घर के जो गार्डन होता है घर का, उसमें भी आप उगा सकते हो। ज़्यादा हाइट भी नहीं होती इसकी और फ्रूटिंग भी देती है। तो पूसा नन्ना इज द वेराइटी ऑफ स्मॉलेस्ट वेराइटी ऑफ पपाया। पापाया नहीं, पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है, ये ट्रीटमेंट की संख्या दी गई है, इसमें 16 ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ये एक उसका सवाल है इकोनॉमिक्स का, तो ये अपनी नॉलेज के बाहर है, इसलिए अपन बताएंगे भी नहीं इसको। गलत बताना, किसी को गलत बताना गलत बात होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में इमेस्कुलेशन का उचित समय क्या है? इमेस्कुलेशन इन पैडी इज द प्रेफरेबल डन इन। धान में इमेस्कुलेशन कब करते हैं? रात को, दोपहर को, सुबह को या दोपहर बाद में? बताइए जल्दी से, रात, सुबह, दिन, शाम, दोपहर, कब करेंगे इमेस्कुलेशन? जिसने सुबह जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो इमेस्कुलेशन करते हैं वो कब करते हैं? सुबह करते हैं। और इसका जो प्रॉपर टाइमिंग होता है वो होता है 6 से 9 का। 6 से 9 बजे के बीच में क्या किया जाता है? इमेस्कुलेशन किया जाता है। इमेस्कुलेशन प्रोसेस जो करते हैं वो किस में करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं तो उस दौरान इसको करते हैं, ठीक है। संकरण कराते हैं तब इस प्रोसेस को हम करते हैं इमेस्कुलेशन। कभी विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये पेपर था बीएचयू का, मैं 3 पेपर सॉल्व करवा दिए हैं मैंने, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है पेपर सॉल्व करने में। जेट में तो फिर भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन बीएचयू में बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कमेंट में लिखिए कि सर हम इंटरेस्टेड नहीं है, ताकि इस जगह कोई किसी और जो बच्चे बोल रहे हैं उसकी क्लास को शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि किसी को तो नुकसान ना हो, किसी को तो फ़ायदा हो इस चीज़ का। तो अगर ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप बताना कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, क्लास पसंद आई या नहीं आई। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी बताना, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आगे और कौन कौन से पेपर सॉल्व करवाने चाहिए, या आपको टॉपिक वाइज अब टेस्ट सीरीज करवानी है या नहीं करवानी है। और न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और मिलेंगे शाम को सही 7:30 बजे, 8:30 बजे वाली क्लास में बायोलॉजी में। तब तक घर पर रहना, सुरक्षित रहना, बाहर तो कोरोना है।